Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 1st November 2022. Let's begin today's class for upcoming nursing competitive exams. First question is a client with which sign and symptom is a candidate for artificial respiration. आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस पेशेंट को सेलेक्ट करना है जिसे आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। पहला पेशेंट है नो हार्ट बीट और मेजरेबल रेस्पिरेशन। ऐसा पेशेंट जिसमें हार्ट बीट्स नहीं है और रेस्पिरेशन भी नहीं है। ऑप्शन बी barely discernible respiration and a weak carotid pulse। ऐसा कोई पेशेंट जिसमें बहुत ही मुश्किल से रेस्पिरेशन समझ आ रहा है और उसकी जो कैरोटिड पल्स है वो बहुत ही रुक रुक कर बहुत ही हल्की महसूस हो रही है। ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन एंड टैकीकार्डिया। ऐसा पेशेंट जिसमें स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन एब्सेंट है और टैकीकार्डिया कंडीशन देखने को मिल रही है। ऑप्शन डी में ऐसा पेशेंट है शैलो गैस्पिंग एंड एपिकल हार्ट रेट ऑफ 48। पेशेंट रुक रुक कर सांस ले रहा है यानी गैस्पिंग की स्टेट में है और उसकी एपिकल पल्स रेट 48 बीट्स पर मिनट है। सही जवाब है इस क्वेश्चन का यस एग्जैक्टली। आपने अगर ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ ही आपको इन दो टर्म्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। यही यहाँ से जानने वाली चीजें हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जो कि खुद से सांस नहीं ले पा रहा हो उसे मदद करना सांस लेने में। अब सांस लेने में मदद करने के लिए आप उसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हैं या फिर वेंटिलेटर लगा सकते हैं, बाईपैप सीपैप मशीन लगवा सकते हैं, एम्बू बैग से रेस्पिरेशन दे सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं। किसी भी तरह से आप उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकेंड चीज है स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन का सिंपल मतलब होता है जैसे कि आप और मैं अभी बिना किसी एफर्ट के अपने आप सांस ले रहे हैं। हम जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बोलने के साथ साथ मैं अपने आप सांस भी ले रहा हूं, रेस्पिरेशन भी कर रहा हूं, वेंटिलेशन भी साथ साथ हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग का मतलब होता है नेचुरल ब्रीथिंग। तो अब इस ऑप्शन पर पूरी बात करते हैं। ऐसा कोई पेशेंट जिसमें अपने आप सांसें ना चल रही हो यानी स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन एब्सेंट हो और उसके अंदर हार्ट बहुत ज्यादा तेजी से पंप कर रहा हो, बीट कर रहा हो, यानी हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है यानी टैकीकार्डिया है। तो इस पेशेंट को हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब यहां पर इस चीज को गौर करिएगा, कभी भी आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उन पेशेंट्स को नहीं दे सकते जिनके अंदर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग प्रेजेंट हो या फिर उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। अगर क्लाइंट में हार्ट बीट स्टॉप हो चुका है यानी क्लाइंट का हार्ट काम नहीं कर रहा है
तो वहां पर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने से काम नहीं चलेगा। इस कंडीशन में आपको तुरंत सीपीआर देना पड़ेगा। चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर क्लाइंट में ब्रीथिंग रुक जाती है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन रुक जाता है और उसका हार्ट भी काम करना बंद कर देता है, तो इस सिचुएशन में हम क्लाइंट को सीपीआर देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन देते हैं। और अगर क्लाइंट में हार्ट तो काम कर रहा है लेकिन ब्रीथिंग स्टॉप हो चुकी है, तो इस सिचुएशन में हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। ये चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is caring for a client with a diagnosis of pemphigus vulgaris. On assessment of the client, the nurse should look for which sign characteristic of this condition. इस क्वेश्चन में सिंपली आपको ये बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को पेम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन हो जाए तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए टर्नर साइन, ऑप्शन बी चॉस्टेक साइन, ऑप्शन सी निकोल्स्काई साइन, ऑप्शन डी प्रोसेसुस साइन। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा जो राइट ऑप्शन है उसे हमने डिस्कस नहीं किया है रिसेंटली, और अदर ऑप्शंस को रिसेंट वीडियोस में हमने कई बार रिवाइज किया है। उसके बिहाफ पर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर माना जाएगा। पेम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन होने पर निकोल्स्काई साइन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आइए इस पेम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन के बारे में और निकोल्स्काई साइन के बारे में जान लेते हैं, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं। हेडिंग नोट करिएगा, पेम्फिगस वल्गैरिस। पेम्फिगस वल्गैरिस पेम्फिगस वल्गैरिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस कंडीशन के होने पर बॉडी में ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन occurs in this condition। यहां पर जो ब्लिस्टर्स होते हैं, हिंदी में जिसे आप फफोले बोलते हैं, एक फ्लूइड फिल्ड सैक का फॉर्मेशन हो जाता है और इस कंडीशन में इन ब्लिस्टर्स को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, इसे बुले कहा जाता है। BULLAE। सिंपली याद रखने के लिए ब्लिस्टर याद रखें और स्पेसिफिक नाम यदि याद रखना चाहें तो बुले कहा जाता है इसे। अब इस डिजीज के हॉलमार्क साइन को नोट करिएगा। हॉलमार्क साइन, हॉलमार्क साइन का मतलब होता है कि ऐसा कोई सिम्टम या साइन जिसकी प्रेजेंस से हम ये 100% श्योर कर सकें कि ये साइन है, तो डेफिनेटली यही डिजीज कंडीशन है। हॉलमार्क साइन में निकोल्स्काई स्किन साइन को देखा जाता है। निकोल्स्काई
साइन। अब इसके बारे में नोट करिएगा कि ये निकोल्स्काई साइन आखिर है क्या। एपिडर्मिस can be rubbed off by slight friction और इंजरी। समझिएगा इस चीज को, क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको। अगर किसी व्यक्ति को पैम्फिगस वुल्गैरिस कंडीशन होती है तो उसमें निकोल्स्काई साइन देखने को मिलता है। निकोल्स्काई साइन क्या है? अगर व्यक्ति की स्किन को हम हल्का सा भी फ्रिक्शन दें, यानी आपस में इसे रगड़ें, तो तुरंत स्किन की जो अपर कवरिंग है, एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की स्किन है, वो वहां से निकल जाएगी, रब्ड ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, अगर निकोल्स्काई साइन में पेशेंट की स्किन पर अगर आप हल्का सा भी मालिश करते हैं तो इस मालिश या फ्रिक्शन के कारण उसके स्किन की जो बाहरी परत है, ऊपरी त्वचा है, एपिडर्मिस है, ये इजीली बाहर निकल जाती है, झड़ जाती है। इस प्रकार के साइन को हम निकोल्स्काई साइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अदर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो ये ब्लिस्टर्स पाए जाते हैं, बुलेस पाए जाते हैं, अगर इन पे हल्का सा भी दबाव पड़े तो ये तुरंत ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इनके फटने के बाद इससे एक बदबूदार ड्रेनेज निकलता है और इसके बाद इस जगह पर क्रस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, डीन्यूडेड कंडीशन देखने को मिलती है। ये सारी फाइंडिंग्स यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर पैम्फिगस वुल्गैरिस कंडीशन सिंपली कहें तो आपके शरीर के किस हिस्से पर अधिकतर पाई जाती है, ऐसा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये आपके चेहरे पर, बैक में, चेस्ट में, अम्बिलिकस एरिया में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। वुल्गैरिस शब्द को आप अगर देखें तो सिमिलरली आप इसे मुहासों के नाम से जान सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। रिमेनिंग ऑप्शंस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां दिया गया है टर्नर साइन। टर्नर साइन भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा गया है, इसके बारे में नोट करिएगा। ब्लूइश और ग्रेइश डिस्कलरेशन of skin at flank area seen in pancreatitis condition। अगर किसी क्लाइंट को पैंक्रिएटाइटिस कंडीशन है, पैंक्रियाज में इंफ्लेमेशन है, तो उसके फ्लैंक एरिया में यानी कमर के दोनों तरफ के एरियाज के अंदर ब्लू या ग्रे कलर का स्किन पैच बन जाता है, यानी वहां की स्किन जो है, कमर में दोनों तरफ की जो स्किन है वो नीली या ग्रे कलर की हो जाती है। इस साइन को हम टर्नर साइन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, टर्नर साइन, पैंक्रिएटाइटिस, डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चॉस्टिक साइन की। चॉस्टिक साइन शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने पर देखने को मिलता है। ये इसे आप टिटैनी कह सकते हैं, कैल्शियम की कमी होने को टिटैनी कहा जा सकता है। इस साइन को चेक करने के लिए पेशेंट के फेस पर, फेशियल नर्व पर अगर आप टैपिंग करते हैं, टच करते हैं, तो उसके फेशियल मसल्स में स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यही चीज चॉस्टिक साइन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी के अंदर प्रोसेसु साइन बताया गया है। ये भी टिटैनी यानी कैल्शियम की कमी होने पर देखने को मिलता है।
इस टेस्ट को चेक करने के लिए हम क्लाइंट के अपर आर्म में ब्लड प्रेशर कफ लगाकर उसे इन्फ्लेट करते हैं। जैसे ही आप इसे इन्फ्लेट करेंगे तो पेशेंट की जो कलाई है वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, रिस्ट एरिया फ्लेक्स हो जाएगा और इसी को हम प्रोसेसु साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन गुलियन-बेयर सिंड्रोम इज। किसी क्लाइंट को यदि गुलियन-बेयर सिंड्रोम हो जाए तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, appropriate positioning, early mobility। Which one is the correct answer? Choose wisely. Important for upcoming nursing competitive exams. Guillain-Barré syndrome related with the nervous system. Yes, exactly, आप बिल्कुल सही हैं। Option A is correct here. प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब है सबसे ज्यादा नर्स को क्या करना आवश्यक रहेगा। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। गुलियन-बेयर सिंड्रोम का मतलब है जब हमारे शरीर में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन से फाइट करता है, बॉडी को बचाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए और फॉरेन सब्सटेंस क्या है और बॉडी ऑर्गन्स क्या है इन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए और इस सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी खुद ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगती है, न्यूरॉन्स को मारने लगती है। तो इस सिचुएशन को हम गुलियन-बेयर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगे तो ये कंडीशन गुलियन-बेयर सिंड्रोम कहलाती है। गुलियन-बेयर सिंड्रोम को हम असेंडिंग लिम्ब पैरालिसिस कंडीशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस कंडीशन की शुरुआत में जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनके अंदर नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन देखा जाता है और फिर धीरे धीरे इन हिस्सों में पैरालिसिस होने लगता है। पैरालिसिस होने की शुरुआत जनरली लोअर एक्सट्रीमिटीज से होती है, पैरों से होती है और फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और पूरी बॉडी को पैरालाइज कर सकता है। नीचे से शुरुआत होकर ऊपर की तरफ पैरालिसिस के बढ़ने के कारण इस गुलियन-बेयर सिंड्रोम को हम असेंडिंग लिम्ब पैरालिसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लें, प्रीवियस एग्जाम में इस चीज को पूछा गया है। ऑल्सो नोन एज ascending limb पैरालिसिस कंडीशन, क्योंकि जो पैरालिसिस की शुरुआत है पैरों से होती है और धीरे धीरे ये ऊपर बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे पैरालिसिस जो एरिया है वो थोरैक्स कैविटी तक पहुंचेगा, लंग्स भी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगेंगे और लंग्स अगर अपना काम करना बंद कर दें, पैरालाइज हो जाएं, तो क्लाइंट के अंदर ब्रीथिंग फंक्शन रुक जाएगा, उसका एयरवे है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्लाइंट अब रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा और इस कंडीशन में उसकी डेथ होना निश्चित है। तो इसीलिए माना जाता है कि गुलियन-बेयर सिंड्रोम वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि उनमें रेस्पिरेशन चल रहा है या नहीं, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, इस चीज को हमें कंटिन्यूअसली बहुत ही बारीकी से देखते रहना चाहिए और थोड़ा बहुत भी अगर हमें लगे कि पैरालिसिस ऊपर की तरफ बढ़ चुका है तो तुरंत उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The concept of multi-purpose health workers was given by. मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? करतार सिंह कमेटी द्वारा, श्रीवास्तवा कमेटी द्वारा, चड्डा कमेटी द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं? मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स का मतलब होता है कि ऐसा हेल्थ वर्कर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के काफी सारे काम कर सके, यानी कि उसे हर प्रोग्राम की ट्रेनिंग मिली हो और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी काम को वो करने में सक्षम हो। यानी कि एक ही हेल्थ वर्कर मलेरिया की कैंपेन कर सके, वैक्सीनेशन कर सके, या फिर कोई फॉर्मल वर्क है तो उसे भी कर सके, फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन दे सके। सभी काम को एक ही आदमी को सिखा देना मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर कॉन्सेप्ट कहलाता है, और इस कॉन्सेप्ट को करतार सिंह कमेटी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू। इन चारों ऑप्शंस में से असेसमेंट करने का मुख्य पर्पस क्या होता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस पता करने के लिए। टू कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग बेसिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए। टू प्रोवाइड इंटरवेंशन, इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के लिए। फॉर गिविंग हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। क्यों हम क्लाइंट में असेसमेंट करते हैं? The right answer is option B. नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं: असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट सबसे पहला स्टेप है। इसके अंदर हम क्लाइंट की पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, क्लाइंट की कंडीशन के रिलेटेड जो भी बेसिक डाटा हमें मिल सकता है उसे कलेक्ट करते हैं। असेसमेंट के द्वारा हम क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस को पता करते हैं, उसकी एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ रेगुलर असेसमेंट करने से हमें यह भी पता चलता है कि क्लाइंट को जो ट्रीटमेंट या केयर हम दे रहे हैं उससे इसे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। सो पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। Next question is most common clinical manifestation in bladder cancer. अगर किसी क्लाइंट को ब्लैडर कैंसर हो तो उसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फाइंडिंग कौन सी होती है? सुप्राप्यूबिक पेन, डिस्यूरिया, पेनलेस हिमेचूरिया, यूरिनरी रिटेंशन। यहां पर आपको मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेलेक्ट करना है, साइन एंड सिम्टम सेलेक्ट करना है। सही जवाब है ऑप्शन सी। ब्लैडर कैंसर के होने पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो कि इसी पर्टिकुलर कंडीशन में देखने को मिलती है वो है पेनलेस हिमेचूरिया। पेनलेस हिमेचूरिया का मतलब है क्लाइंट को बिना किसी दर्द के यूरिन के साथ ब्लड भी निकलेगा। यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस हिमेचूरिया कहलाती है, और ये मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है जो कि ब्लैडर कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा अदर फाइंडिंग्स के अंदर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जो कि ब्लैडर कैंसर वाले पेशेंट में नॉर्मली देखने को मिलती है। इनमें सबसे पहली बात है फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्लाइंट को
थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा और इसे आप अर्जेंसी भी लिख सकते हैं, यानी उसका ब्लैडर पूरी तरह से फुल होने से पहले ही उसे मिक्चुरेशन की अर्ज होगी, यूरिन पास करने की तेज इच्छा होगी। इसके अलावा क्लाइंट को डिसयूरिया भी हो सकता है, यानी कि क्लाइंट को यूरिन पास करने में डिफिकल्टी फील हो सकती है। ये तीनों चीजें भी आपको ब्लैडर कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कॉमन फीचर्स और clinical manifestation a bladder cancer patient could face. It may be painless hematuria importantly. Others are frequency, urgency, dysuria. Next question. When assessing a patient with appendicitis, how a nurse must initiate to get information? आप हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रहे हैं और आप किसी अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट से उसकी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो इस पेशेंट से कम्युनिकेशन की शुरुआत आप किस क्वेश्चन से करेंगे? ऑप्शन ए कहता है टेल मी हाउ यू आर फीलिंग। आप कहेंगे पेशेंट से कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन बी टेल मी वेयर इज द पेन। आपको किस जगह पर दर्द है मुझे बताएं। ऑप्शन सी टेल मी रिलीफ ऑफ पेन विथ व्हाट। क्या करने पर आपको दर्द से आराम मिलता है। ऑप्शन डी टेल मी वेदर कफ एग्रीवेट्स पेन। आप खांसी करके देखें, क्या खांसने पर कफिंग करने पर आपको पेन बढ़ता है। कौन सा क्वेश्चन कम्युनिकेशन की शुरुआत करते समय आप पेशेंट से पूछेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम पेशेंट से जाते ही पूछेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ यू आर फीलिंग टुडे। देखिए इस क्वेश्चन के पीछे एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को जांचना चाह रहा है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि क्लाइंट से आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछकर आप क्लाइंट के साथ बेहतर कम्युनिकेशन बना सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कम्युनिकेशन आगे बढ़ाने में डिफिकल्टी होगी। जैसे कि आप पेशेंट के पास गए और आपने पूछा कि आपको किस जगह पर दर्द हो रहा है, पेशेंट अपने हाथ से इशारा कर देगा कि इस जगह पर, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पर क्लाइंट से ज्यादा बात करनी है, उसका असेसमेंट करना है, उसका हेल्थ रिलेटेड पूरा डाटा कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्लाइंट के पास जाकर उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो बताएगा मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कल से अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो पूरी कंप्लीट बात आपको बताएगा। तो याद रखिएगा, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक टेल मी हाउ यू आर फीलिंग इज अ थेराप्यूटिक टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। Next question. A premiparous client who is bottle feeding her neonate at 12 hours after birth asked the nurse, when will my menstrual cycle return? Which of the following response by the nurse would be most appropriate? एक फर्स्ट टाइम बच्चे को बर्थ देने वाली मदर अपने बच्चे के जन्म के 12 घंटे बाद उसे बॉटल से फीड करवा रही है। इस दौरान ये वुमेन नर्स से पूछती है कि मुझे कितने दिनों बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आएगा। इस क्वेश्चन के आंसर में एज अ नर्स कौन सा आंसर सबसे सही माना जाएगा? ऑप्शन ए कहता है Your menstruation cycle will return in 3 to 4 weeks. आप कहेंगे कि
आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 4 सप्ताह में वापस आ जाएगा। ऑप्शन बी कहता है इट विल प्रोबेबली बी 6 to 10 वीक्स बिफोर इट स्टार्ट्स अगेन। कम से कम 6 से 10 सप्ताह बाद ये दोबारा शुरू होगा। ऑप्शन सी कहता है यू कैन एक्सपेक्ट योर मेंसेस टू स्टार्ट इन 12 to 14 वीक्स। 12 से 14 सप्ताह बाद ये वापस शुरू होगा। ऑप्शन डी योर मेंसेस विल रिटर्न इन 16 to 18 वीक्स। 16 से 18 सप्ताह बाद वापस शुरू होगा। सिंपली देखिएगा, डिलीवरी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने समय बाद रिटर्न होता है ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। डिलीवरी के बाद लगभग 6 से 10 सप्ताह बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा शुरू होता है। डिलीवरी के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड 6 से 10 सप्ताह बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाती है और एफएसएच के इफेक्ट के कारण ही दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। अगर कोई वुमेन बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही है तो ऐसा रेयरली ही होता है कि 4 से 6 सप्ताह पहले उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए। अगर कोई वुमेन अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो कम से कम 3 से 4 महीने बाद यानी 12 से 16 सप्ताह बाद ही उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। सो याद रखिएगा, सिंपली कहें तो अगर कोई वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो डिलीवरी के बाद कम से कम 3 से 4 महीने बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा शुरू होता है और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो कम से कम 6 से 10 सप्ताह बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। यहां पर हेडिंग डालिएगा स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने समय बाद वापस शुरू होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर वुमेन हु ब्रेस्ट फीड। जो वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उनके अंदर कब शुरू होगा इस बारे में हम बात करेंगे। तो लिखिएगा आफ्टर 3 to 4 months या फिर आप इसे 12 से 16 वीक लिख सकते हैं। कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली वुमेन्स में 3 से 4 महीने तक नहीं रहता और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पूरे लैक्टेशनल पीरियड में उन्हें साइकिल आता ही नहीं है। जब तक वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तब तक साइकिल आता ही नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है लेकिन ये रेयरली होता है। मोस्टली 3 से 4 महीने बाद पीरियड वापस शुरू हो जाता है। सेकंड कंडीशन देखिएगा फॉर वुमेन हु नॉट ब्रेस्ट फीड। ऐसी वुमेन्स जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही हैं उनके अंदर कब शुरू होता है तो आप बताएंगे नॉर्मली आफ्टर 6 to 10 वीक्स यानी कम से कम 6 से 10 सप्ताह बाद, या इसे आप मंथ्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.5 to 2.5 मंथ्स यानी 1.5 से 2.5 महीने बाद नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाने वाली वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली वुमेन्स के अंदर 3 से 4 महीने बाद ब्रेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है।
और ऐसा रेयरली देखा जाता है कि चाहे वुमेन ब्रेस्ट फीड करवा रही हो या नहीं करवा रही हो, उनमें 4 से 6 सप्ताह पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया हो, ऐसा रेयरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज, इनमें से किस कंडीशन के कारण ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है? माल न्यूट्रिशन, प्रीमेच्योरिटी, यूट्राइन इनर्शिया, पुअर बियरिंग डाउन एफर्ट। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन। नॉर्मल भाषा में आप इसे बच्चे का उल्टी पोजीशन में होना कह सकते हैं, जिसमें बटक्स वाला हिस्सा पहले होता है और हेड पार्ट जो है थोरैक्स कैविटी की तरफ होता है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ब्रीच प्रेजेंटेशन का जनरल कॉज है प्री मैच्योरिटी, यानी बच्चे का 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले ही डिलीवर होने का समय आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन फ्रेमवर्क दैट हेल्प टू गाइड द prioritization of nursing tasks during the process of planning is, किसी पेशेंट को नर्सिंग केयर क्या देनी है, कैसे देनी है, इसकी प्लानिंग करते समय कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए कौन सा मेथड या फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मास्लोज हायरार्की, ऑप्शन बी एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन डी बर्न-सैली प्रिंसिपल। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड के बिहाफ पर हम किसी भी क्लाइंट में जो भी प्रायोरिटी केयर है उसे डिटरमाइन करते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड के अंदर इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता है और इसके अंदर टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, जिसके बिहाफ पर हम प्रायोरिटीज को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले वाली फ्लोर पे सबसे जरूरी जो आवश्यकताएं होती हैं पेशेंट की, उसे हम पूरा करते हैं। इसे हम फिजियोलॉजिकल नीड के नाम से जानते हैं, जिसमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन आदि को इंक्लूड किया जाता है। जैसे ही क्लाइंट की फर्स्ट सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ये एक स्टेप अप चला जाता है, यानी सेकंड स्टेप में चला जाता है और इस जगह पर उसे सेफ्टी नीड्स महसूस होती हैं। जैसे ही उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, उसे अब सेफ्टी की, सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। सेफ्टी नीड के अंदर पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, रिसोर्स सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है। अब क्लाइंट की जैसे ही ये इच्छाएं सेटिस्फाई हुई, तो अब ये थर्ड स्टेप में चला जाएगा। यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंग वाला स्टेप देखने को मिलता है। क्लाइंट अब चाहता है फ्रेंडशिप करना, फैमिली के साथ समय स्पेंड करना और हर तरफ उसे सपोर्ट मिले, इस तरह से ये स्टेप होती है। अब जैसे ही उसकी थर्ड स्टेप फुलफिल होती है, तो वो फोर्थ स्टेप में चला जाता है। इस जगह पर सेल्फ एस्टीम आ जाता है, इसे हम एस्टीम नीड वाला सेक्शन कहते हैं। इसके अंदर वो दूसरे लोगों से खुद के लिए रेस्पेक्ट चाहता है, अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है, किसी भी काम को करने की आजादी चाहता है। ये सभी एस्टीम नीड्स होती हैं। जैसे ही क्लाइंट की अब ये एस्टीम नीड्स फुलफिल होंगी, ये सबसे टॉप लेवल पर चला जाएगा, जो कि आखिरी लेवल है। इसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर एक इंसान वो बनना चाहता है जो कि एक इंसान मैक्सिमम हो सकता है। किसी भी फील्ड के अंदर अपने आप को टॉप पोजीशन में देखना,
या एक ह्यूमन जो मैक्सिमम कर सकता है उसे कर पाना, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली कंडीशन कहलाती है। होपफुली ये चीज आपकी क्लियर होगी, इंपॉर्टेंट भी है। Thank you so much everyone for watching this complete video. If you think this video is helpful and questions are good, then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel for nurses preparation for more such interesting videos.